यस स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन माय चैनल। स्टूडेंट्स, एकदम जोश के साथ, एकदम जुनून के साथ तैयारी करो। जेई मेन आराम से होगा, बस थोड़ा सा फोकस करने की जरूरत होगी। चीज़ों को जितना ज़्यादा से ज़्यादा कवर कर सको, जितनी ज़्यादा टाइप की प्रॉब्लम्स कर सको जेई मेन के, और थोड़े जेई मेन रिलेटेड या एडवांस में जो थोड़े बहुत आए हुए क्वेश्चंस हैं जिनके चांसेस बने, बहुत ज़्यादा एडवांस के भी क्वेश्चन नहीं, लेकिन फिर भी हमें ज़्यादा से ज़्यादा वैरायटी के क्वेश्चंस करने हैं। आई विल हेल्प यू इन दिस केस। तो मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ और अभी स्टार्ट करते हैं रोटेशनल डायनामिक्स। ये बड़ा ही मज़ेदार चैप्टर है और इसकी बात ही अलग है, और ये फिजिक्स की एक्चुअली जान है। फिर भी एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द सेशन। एक क्वेश्चन तो मिनिमम, दो क्वेश्चन भी हो सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले थ्योरी डिस्कस करते हैं थोड़ी सी। आज हम लोग केवल डिस्कस करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड टॉर्क। केवल दो ही पॉइंट्स, क्योंकि काफी चैप्टर बड़ा है, इसको तीन पार्ट में हमने डिवाइड कर लिया, तो सच दैट हम तीन वीडियोस में इसको कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। यस, तो देखिए स्टूडेंट्स, पहले तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो भाई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया तो आपको मालूम है, इनर्शिया इज रिलेटेड टू मास। मोमेंट मींस मास में लेंथ का मल्टीप्लिकेशन। यहां पे लेंथ से मल्टीप्लाई करने को कह रहा है। इत्तेफाक से यहां लेंथ से ना मल्टीप्लाई करके लेंथ के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देता है। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसको कहा जाता है। वॉट एवर द रोल ऑफ मास इन केस ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन, द सेम रोल मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लेस इन केस ऑफ रोटेशनल मोशन। जो भी मास का रोल होता है ट्रांसलेटरी मोशन में, सेम रोल होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रोटेशनल मोशन में। इसीलिए ये इक्वेशन इस तरह की, दोनों की इस तरह, F इज इक्वल टू एम ई, ये न्यूटन्स लॉ है, और ये भी न्यूटन्स लॉ है। दैट इज योर टॉर्क इज आई एल्फा। टॉर्क इज आई एल्फा। तो ये ए और एल्फा, ए ट्रांसलेशन मोशन में, एल्फा रोटेशनल मोशन में। ये रोटेशनल एलॉग है। एलॉग मतलब उसी टाइप का रोल प्ले करता है। जैसे एफ इज इक्वल टू एम से आप परिचित हो, टॉर्क इज आई एल्फा। फोर्स जो रोल प्ले करता है वो यहाँ टॉर्क रोल प्ले करता है। जो वहां मास रोल प्ले करता है वो यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया रोल प्ले करता है। वो जहां पे वो एक्सेलरेशन रोल प्ले करता है वो यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन। तो ये एलॉग है, मतलब दे प्ले सिमिलर रोल। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, कुल मिला के ये बात हो गई, जो रोल मास का होता है ट्रांसलेटरी मोशन में, सेम रोल मोमेंट ऑफ इनर्शिया का होता है रोटेशनल मोशन में। ओके, अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आपको पहली जो डेफिनेशन है वो ये है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज डिफाइंड अबाउट एन एक्सिस। यहां पे मास है आर डिस्टेंस पे फ्रॉम द एक्सिस। देखिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी, ये कहना absurd है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी अबाउट विच एक्सिस, एंड दैट एक्सिस पासेस थ्रू विच पॉइंट। पहले एक्सिस डिफाइन करो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट। अच्छा, यहां पे लोग कहते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्केलर है, वेक्टर है। तो देखो भाई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है, इट इज नाइदर स्केलर नॉर वेक्टर। तो ये एक न तो स्केलर में आती है न तो वेक्टर में आती है। फिर आप कहोगे क्या है, तो भाई लोग बता देते हैं टेंसर है। तो लेकिन मैं आपको बता दूं, टेंसर एक ऐसा सेट है जिसका स्केलर भी सबसेट है, वेक्टर भी सबसेट है, और स्केलर और वेक्टर के अलावा और भी है, तो वो सब टेंसर कहलाता है। तो टेंसर तो स्केलर भी होते हैं, टेंसर तो वेक्टर भी होते हैं, लेकिन स्केलर और वेक्टर के अलावा भी क्वांटिटीज होती है, वो भी टेंसर में आती है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसीलिए आपके एग्जामिनेशन में जब भी पूछा जाएगा तो यही पूछा जाएगा, वेदर मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्केलर और वेक्टर, और नाइदर स्केलर नॉर वेक्टर। इट इज नाइदर स्केलर नॉर वेक्टर। यस। अच्छा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए फिर से एम्फसाइज करते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट विच एक्सिस एंड दैट एक्सिस पासेस थ्रू विच पॉइंट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है,
तो ये एक्सिस है और ये मान लो पॉइंट मास है, इस एक्सिस से इसकी डिस्टेंस आर है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा m इंटू आर स्क्वेयर। अब आप ये बात क्लियर समझिए, पहले इसको मीनिंग समझिए। मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सिस से मास की दूरी पे डिस्टेंस के स्क्वायर पे डिपेंड करता है। मास पे तो डिपेंड करता है, लेकिन मास से ज्यादा मास की एक्सिस से डिस्टेंस, उसका स्क्वायर। तो अगर पूछा जाए कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास पे ज्यादा डिपेंड करता है या डिस्टेंस पे, मास की एक्सिस से डिस्टेंस पे, तो मास की एक्सिस से डिस्टेंस पे ज्यादा डिपेंड करता है। तो मासेस एक्सिस से जितनी दूर होंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना ज्यादा होगा, मासेस एक्सिस के जितने क्लोज होंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना कम हो। सारे मासेस एक्सिस पे ही हो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जीरो। इसलिए रिंग के केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे ज्यादा होता है। क्यों? सेंटर से अगर एक्सिस लोगे तो उससे सबसे ज्यादा दूरी पे मासेस होंगे, इसलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे ज्यादा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ध्यान रखिएगा, मासेस एक्सिस से कितनी दूरी पे। इस पे एक बार बहुत पहले जेई ने क्वेश्चन पूछा था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था और इसका रेलेवेंस हमेशा बना रहेगा कि ये एक ट्रायंगुलर प्लेट है और इसकी साइड्स दिखा दी गई थी ये इस तरह। अब ये कह रहा है इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 है, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2 है और इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया I3 है। तो कह रहा है I1 I2 I3 का ऑर्डर बताओ। सीधी सी बात, इंक्रीजिंग ऑर्डर कह रहा था। आप ध्यान से देखो, इस एक्सिस के ज्यादातर मासेस इस एक्सिस के पास है, तो अगर मासेस पास में है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया नेचुरली कम होगा। भाई ज्यादातर मासेस पास है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है, तो सबसे कम मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट। फिर उससे कम मासेस इस एक्सिस के पास है, उससे कम मासेस, उससे कम, सबसे कम मासेस इस एक्सिस के पास में। जिस एक्सिस के पास में मासेस कम है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा। तो यहां पे सिंपली हो गया I3 इज लेस देन I2 इज लेस देन I1। तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा, एक्सिस के क्लोज में अगर मासेस ज्यादा है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम, एक्सिस के क्लोज में मासेस कम है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा। ठीक है, तो ये इस बेस पे क्वेश्चन था और ये इसका कॉन्सेप्ट था। अच्छा, अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया, कुछ की मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो आपको मालूम ही होने चाहिए। जैसे मान लो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रिंग का इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है? इट इज mr स्क्वायर। रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये इससे जो जेड एक्सिस पास होगी इसके प्लेन के परपेंडिकुलर, दिस इज व्हाट mr स्क्वायर। ओके, अच्छा, दो थ्योरम्स होती हैं, एक परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम और एक पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या होती है? I इज इक्वल टू व्हाट? ICM प्लस MD स्क्वायर। और एक परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम होती है IZ इज इक्वल टू व्हाट? IX प्लस IY। अब इस थ्योरम और इस थ्योरम की खास बात बता देते हैं। पैरेलल एक्सिस थ्योरम, पहली बात, पैरेलल एक्सिस थ्योरम में दो एक्सिस अगर पैरेलल है तो उनके बीच में पैरेलल एक्सिस थ्योरम अप्लाई कर सकते हो, लेकिन उसमें से एक एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास होनी चाहिए। एक एक्सिस पास हो सेंटर ऑफ मास से, एक एक्सिस उसके पैरेलल हो। तो I इज व्हाट? ICM प्लस MD स्क्वायर। मतलब सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ICM होगा, उससे d डिस्टेंस पे एक पैरेलल एक्सिस है तो उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा ICM प्लस MD स्क्वायर। फिर से क्लियर करिए, जो एक एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ICM, उसी के पैरेलल d डिस्टेंस पे दूसरी एक्सिस और बॉडी का ओवरऑल मास m और दोनों एक्सिस के बीच में गैप d, उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, न्यू एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज ICM प्लस MD स्क्वायर। एक पॉइंट और है, सबसे कम मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस एक्सिस के अबाउट होता है? सेंटर ऑफ मास से जो एक्सिस पास होती है, जो एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास होती है उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे कम होता है। नेक्स्ट, इट इज परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। IZ इज IX प्लस IY। X एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, Y एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया,
और जेड एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अच्छा, यहां पे ये बात ध्यान रखने की है, ये केवल लेमिनार बॉडीज के लिए एप्लीकेबल होता है। व्हाट इज लेमिनार बॉडी? आइदर 1D ऑब्जेक्ट और 2D ऑब्जेक्ट। 3D ऑब्जेक्ट्स के लिए वैलिड नहीं है। मतलब रॉड के लिए अप्लाई कर लीजिए, रिंग के लिए, डिस्क के लिए, मींस जो 2D ऑब्जेक्ट्स है, प्लेट किसी भी टाइप की, ट्रायंगुलर प्लेट हो, रेक्टेंगुलर प्लेट हो, किसी भी टाइप की, 2D और 1D। और 3D ऑब्जेक्ट्स के लिए परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम वैलिड नहीं है। इट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस, इट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस, एक्स और वाई एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सम जेड एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। ठीक है। अच्छा, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर के अबाउट, दैट इज mr स्क्वायर। ठीक। अच्छा, इसमें जरा परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगा दो, तो ये बताओ, ये आई इस एक्सिस के अबाउट ये आई एक्स हो जाएगा, ये आई वाई, दिस इज आई एक्स एंड दिस इज आई वाई। हमें साफ दिख रहा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। देखिए साफ साफ सी बात, एक्सिस से मास कितनी दूरी पे है, वो इसको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास भी बोलते हैं। ये बताइए, एक्स एक्सिस के अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास और वाई एक्सिस के अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास एग्जैक्टली सेम दिख रहा है। हम इस एक्सिस के अबाउट मासेस जिस तरह जितनी जितनी दूरी पे हैं, इस एक्सिस से भी मासेस उतनी दूरी पे हैं। आई एक्स और आई वाई दोनों इक्वल हो जाएगा। इस केस में 2 टाइम्स आई एक्स कितना हो जाएगा, आई जेड। और जेड एक्सिस के अबाउट पॉइंट ऑफ इनर्शिया इसका mr स्क्वायर होता है। तो व्हाट इज आई एक्स? इट इज mr स्क्वायर बाई 2, ये होता है। अब कोई कह दे नहीं इसके अबाउट बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अरे इसके अबाउट mr स्क्वायर बाई 2 है, तो यहां पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा दो। इनके बीच में डिस्टेंस कितनी है, d r, इट इज 3/2 ऑफ mr स्क्वायर। ठीक है। इसी तरह डिस्क का केस, डिस्क के लिए डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट कितना होता है, दिस इज mr स्क्वायर बाई 2, mr स्क्वायर बाई 2। फिर यहां पे वही बात, ये तो जेड एक्सिस के अबाउट है, सेंटर से जेड एक्सिस पास हो रही है। अगर उसमें भी आई एक्स करोगे तो 2 टाइम्स आई एक्स की वैल्यू हो जाएगी क्या, mr स्क्वायर बाई 4। इसके अबाउट कहोगे तो mr स्क्वायर बाई 4 प्लस mr स्क्वायर, इट इज 5/4 ऑफ mr स्क्वायर। तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स एक्सिस के अबाउट mr स्क्वायर बाई 4, वाई एक्सिस के अबाउट भी mr स्क्वायर बाई 4। लेकिन इस एक्सिस टेंजेंट टू द डिस्क, इसके अबाउट अगर हम देखें, इसके अबाउट भी अब 2 केस बन गए। क्या? एक केस तो अगर मान लो ये डिस्क है, दिस इज योर डिस्क, ये डिस्क है, और इसी प्लेन में अगर डिस्क के प्लेन में कर दो तो इसके अबाउट कितना है, mr स्क्वायर बाई 4 प्लस mr स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 5/4 ऑफ mr स्क्वायर। लेकिन अगर डिस्क के परपेंडिकुलर एक एक्सिस है, उसके पैरेलल है, मतलब ये एक्सिस तो एक्स वाई प्लेन में, बट ये जो एक्सिस है ये जेड एक्सिस है, सेंटर से पैरेलल है, तो इस केस में 3/2 mr स्क्वायर। तो ये सब बातें आपको ध्यान देनी पड़ेगी। तो ये आप देख सकते हैं, ये आप इसको आपको देखना पड़ेगा। अच्छा, और हॉलो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/3 mr स्क्वायर अबाउट डायमीटर, सॉलिड स्फीयर का 2/5 ऑफ mr स्क्वायर। रेक्टेंगुलर अगर हम कहें कि ये एक रेक्टेंगल है, ये लेंथ L है और ये B है, तो मान लो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा जाए, देन इट इज ml स्क्वायर बाई 12। इसके अबाउट पूछा जाए देन इट इज mb स्क्वायर बाई 12। जेड एक्सिस के अबाउट पूछा जाए m टाइम्स l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाई 12। तो इस देखिए इसके अबाउट मैंने क्या बताया, इट इज ml स्क्वायर बाई 12। इसके अबाउट कितना है, इट इज mb स्क्वायर बाई 12। जेड एक्सिस के अबाउट m l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाई 12। तो ये सारे जितने मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फॉर्मूले हैं वो आप थोड़ा सा इन पे एक बार इनको देखिए बुक से, और जो फिर हम लोग इसकी प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, आइए हम लोग क्वेश्चंस करते हैं इस पे। अच्छा, एक इसके पहले टॉर्क भी थोड़ा सा बता देते हैं। टॉर्क, व्हाट इज टॉर्क? भाई देखो, टॉर्क फोर्स का रोटेशनल एनालॉग है। फोर्स जो रोल प्ले करता है वही टॉर्क रोल प्ले करता है। अच्छा, टॉर्क की यूनिट होती है न्यूटन इंटू मीटर।
बट इसको आप जूल नहीं कह सकते हो, क्योंकि जूल एनर्जी है, टॉर्क एनर्जी की प्रजाति नहीं है। टॉर्क की प्रजाति फोर्स की प्रजाति से मैच करती है, ये एनर्जी नहीं है, ये फोर्स का एनालॉग है, जबकि यूनिट न्यूटन इंटू मीटर, लेकिन आप उसको जूल नहीं लिख सकते, उसको आपको लिखना पड़ेगा न्यूटन इंटू मीटर। डायमेंशनली एनर्जी की डायमेंशन और टॉर्क की डायमेंशन सेम होती है, लेकिन टॉर्क की जो प्रजाति है वो फोर्स की प्रजाति से मैच करती है, ये एनर्जी की प्रजाति नहीं है, ये समझना पड़ेगा। तो टॉर्क मेनली क्या होता है, टॉर्क क्या करता है, जैसे कोई पेन है, पेन में ये आप जैसे कोई नॉब है इसको खोलते हो तो ये टॉर्क अप्लाई करते हो, ये कोई भी आप स्क्रू खोल रहे हो ये टॉर्क। उस केस में स्क्रू में देखिए आप क्या करते हो, स्क्रू में आप यही करते हो, एक फोर्स इधर अप्लाई करते हो, एक फोर्स इधर अप्लाई करते हो, एक फोर्स इधर, एक फोर्स इधर। ये देखिए आप बेसिकली नेट फोर्स जीरो अप्लाई कर रहे हो, फोर्स नहीं अप्लाई कर रहे हो, नेट फोर्स जीरो है, फोर्स अप्लाई कर रहे हो बट नेट फोर्स जीरो है। ये टॉर्क है, ये बॉडी को रोटेट कराएगा, ठीक है। टॉर्क, टॉर्क होता क्या है, टॉर्क डिफाइंड है R क्रॉस F, इट इज डेफिनेटली R इंटू F इंटू साइन थीटा, दिस इज योर टॉर्क। अब भी R क्रॉस F होता है, इसका मतलब भी समझ लेते हैं। अगर मान लो एक फोर्स इस तरह से है, सपोज यहां पे ऐड कर रहा है इस तरह से, ये है R वेक्टर, दिस इज योर R वेक्टर एंड दिस इज योर F। R और F के बीच में एंगल थीटा है, दिस इज F। तो अब देखो R क्रॉस F एक्चुअली है क्या, F का cos थीटा और F का sin थीटा होता है। तो आप इस बात को समझो, एक ये F का sin थीटा है और एक ये F का cos थीटा है। F का ये है cos थीटा। तो देखो अगर आप ये पॉइंट मानो तो F cos थीटा जो फोर्स होगा वो बॉडी को इधर खींचेगा, इधर खींचेगा, ये घुमाने का रोल नहीं प्ले करेगा, ये बेसिकली R के अलोंग फोर्स है, ये बॉडी को खींच रहा है। F sin थीटा, अगर हम ये रस्सी लगा दे उस पर फोर्स ऐसे लगाए, तो अगर ये धागा लगाए और इस पे फोर्स इधर लगाए तो ये इसको घुमाएगा, जैसे ये है, इस पे अगर ऐसे फोर्स लगाए ऐसे तो ये इसको घुमाएगा, बट हम ऐसे खींचे तो ये घूमेगा नहीं, इधर की ओर अगर खींच रहे हैं तो ये घूमेगा नहीं, इधर फोर्स लगा रहे हैं, इधर नॉर्मल टू दिस, तो ये ऐसे घूमेगा। तो वैसे ये F sin थीटा घुमाता है, R इंटू F sin थीटा, इसलिए F sin थीटा और R परपेंडिकुलर है। तो कहते हैं या तो R के परपेंडिकुलर फोर्स देख लो, R के परपेंडिकुलर फोर्स R ले लो और F sin थीटा ले लो, ये टॉर्क हो जाएगा, या F ये R sin थीटा इंटू F भी लिख सकते हो। देखिए ये देखिए, दिस इज थीटा, देन दिस इज थीटा, दिस इज 90 माइनस थीटा, ये एंगल थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा हो गया, 90 माइनस थीटा, R cos ऑफ 90 माइनस थीटा, दिस इज R sin थीटा, ये R sin थीटा इंटू F हो गया। मतलब फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन, ये फोर्स है, यहां से अगर इस पॉइंट के बाद टॉर्क फाइंड करना है तो फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन पे सिंपली परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। एक तो देखिए ये कॉन्सेप्ट होता है, जो फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन है, जो फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन है उस पर सिंपली परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क फाइंड करना है, फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क फाइंड करना है, दैट परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू F, इसलिए टॉर्क बोलते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू F। ये फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन को एक्सटेंड करना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। अच्छा, अगर मान लीजिए बहुत सारे फोर्सेस हैं, तो मान लीजिए एक फोर्स इधर है, एक फोर्स इधर है, एक फोर्स इधर है, एक फोर्स इधर है, किसी भी डायरेक्शन ऐसे ले लीजिए, ठीक है, और इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क लेना है। तो बस क्या करिए, यहां से इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए, मान लीजिए ये फोर्स F1 है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस P1 है, तो बस F1 इंटू P1, और ये किधर घुमा रहा है, परपेंडिकुलर से फोर्स की ओर जाइए, परपेंडिकुलर से फोर्स की ओर, लेकिन परपेंडिकुलर वेक्टर और फोर्स वेक्टर दोनों आउटवर्ड डायरेक्टेड होने चाहिए।
परपेंडिकुलर बढ़ाइए, फोर्स बढ़ाइए, दोनों टेल टू टेल अटैच होने चाहिए। तो ये इधर से इधर जाइए तो किधर हो गया एंटी क्लॉकवाइज सेंस। एंटी क्लॉकवाइज अगर प्लस लेते हो, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क प्लस लेते हो तो क्लॉकवाइज टॉर्क माइनस। इसका टॉर्क देखिए कितना हो जाएगा, टॉर्क विल बी P1 F1, P1 F1 इट इज P1 F1। अच्छा, अब मान लो ये फोर्स है तो यहां पे इसकी फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन को एक्सटेंड कर दीजिए और इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए। अब देखिए परपेंडिकुलर से फोर्स की और ये भी इधर ही है, तो ये मान लीजिए डिस्टेंस P2 है, तो P2 इंटू F2 प्लस P2 इंटू F2। यहां पे देखिए, यहां पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए, ये F3 है और ये P3 है, तो यहां से यहां हो गया, तो ये भी सब एंटी क्लॉकवाइज सेंस में है, इट इज प्लस P3 इंटू F3। अच्छा, यहां पे देखते हैं, इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, परपेंडिकुलर्स F, ये देखिए F4 मान लीजिए, तो ये परपेंडिकुलर ये क्लॉकवाइज दिख रहा है, इट इज माइनस P4 इंटू F4। तो सिंपली सारे फोर्सेस की लाइन ऑफ एक्शन एक्सटेंड कर दीजिए, आराम से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए, परपेंडिकुलर इनटू एफ। तो ये परपेंडिकुलर टू इनटू एफ, और ये परपेंडिकुलर को एक्सटेंड करिए, फोर्स को एक्सटेंड करिए सच दैट दोनों टेल टू टेल अटैच्ड हो। अब परपेंडिकुलर से फोर्स की ओर जाइए, देखिए एंटी क्लॉकवाइज जाना पड़ रहा है या क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज सेंस को प्लस ले रहे हैं तो क्लॉकवाइज सेंस को माइनस लेंगे, ये पॉइंट हो। अच्छा, अगर कभी भी फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन उस पॉइंट से पास हो जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क फाइंड करना है, तो उसका टॉर्क जीरो। अगर फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन उस पॉइंट से ही पास हो जाए जिस पॉइंट के अबाउट आपको टॉर्क फाइंड करना है, किस पॉइंट के अबाउट टॉर्क फाइंड करना है ये इंपॉर्टेंट होता है पहले, टॉर्क अबाउट विच पॉइंट। तो अगर फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन उसी से पास हो जाए देन इट्स टॉर्क इज जीरो। ये आप ध्यान रखिएगा, बहुत बार इसका यूज होता है, ठीक है। अच्छा, दूसरा एक पॉइंट और है, वो पॉइंट है, देखो भाई, टॉर्क जरूर होता है आर क्रॉस एफ, लेकिन इसको थोड़ा और ध्यान से देखिए, इट इज एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ये मैंने क्या लिख दिया, आर को लिख दिया, एक्स आई कैप आर, जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क फाइंड करना है। आर क्या है, आर है, ध्यान से समझिए आर क्या है, आपको इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क फाइंड करना है। इस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है, इस पॉइंट पे ये फोर्स लग रहा है, आर जिस पॉइंट पे फोर्स ऐड कर रहा है उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स का पोजीशन वेक्टर है। आर इज पोजीशन वेक्टर, R is position vector of point of application of force. अच्छा, यहां पे O क्या है, O वो फिक्स पॉइंट है, O वो पॉइंट है जिसके अबाउट टॉर्क आप फाइंड करना चाहते हैं। O is the point about which you want to decide the torque. Torque about O, टॉर्क में जरूरी होता है कि टॉर्क अबाउट विच पॉइंट, बहुत जरूरी है, टॉर्क अबाउट विच पॉइंट। ये आर क्रॉस एफ, इट इज एफ एक्स ऑफ आई कैप प्लस एफ वाई ऑफ जे कैप प्लस एफ जेड ऑफ के कैप। अच्छा, इनका क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा, इसको हम क्रॉस प्रोडक्ट कर लेते हैं, ये आपको मेथड मालूम है, आई कैप जे कैप के कैप, इट इज एक्स वाई जेड, इट इज एफ एक्स एफ वाई एंड एफ जेड। यहां से आई कैप हो जाएगा, इट इज वाई एफ जेड माइनस जेड एफ वाई प्लस जे कैप इंटू इट इज जेड एफ एक्स माइनस एक्स एफ जेड।
प्लस के कैप इंटू एक्स एफ वाई माइनस वाई एफ एक्स। अब थोड़ा सा एक बात देखिए, ये है क्या भाई? अरे ये वही बात हो गई जैसे फोर्स होता था, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप। तो 2i उसका x कंपोनेंट हो गया, 3j उसका y कंपोनेंट, 5k उसका z कंपोनेंट। वैसी ये है, दिस इज टॉर्क अबाउट एक्स एक्सिस। I का जो कोफिशिएंट है, दिस इज टॉर्क अबाउट एक्स एक्सिस। व्हाट इज टॉर्क अबाउट एक्स एक्सिस? अगर आप ये कॉपी देना, ये टॉर्क अबाउट एक्स एक्सिस, तो अगर ये एक्स एक्सिस है, दिस इज योर एक्स एक्सिस, दिस इज योर वाई एक्सिस। तो टॉर्क अबाउट एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के अबाउट जो टॉर्क होगा वो बॉडी को ऐसे घुमाएगा, एक्स एक्सिस के अबाउट टॉर्क। वाई एक्सिस के अबाउट टॉर्क, ये वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के अबाउट टॉर्क बॉडी को ऐसे घुमाएगा। फिर से देख लीजिए, एक्स एक्सिस के अबाउट टॉर्क बॉडी को इस तरह घुमाएगा, ऐसे। वाई एक्सिस के अबाउट टॉर्क बॉडी को ऐसे घुमाएगा। जेड एक्सिस के अबाउट टॉर्क, जेड एक्सिस के अबाउट टॉर्क बॉडी को ऐसे घुमाएगा। जेड एक्सिस के अबाउट ये बॉडी ऐसे घुमाए, ये बॉडी ऐसे घुमाए। ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के अबाउट टॉर्क है। अच्छा, आप एक बात देखिए, कोई भी बॉडी, अगर हम किसी भी बॉडी को हम लें, ये अब ये उठाइए, तो अगर ये हम ले लेते हैं, ये ले लेते हैं, एक्स एक्सिस के अबाउट घुमाना है, एक्स एक्सिस के अबाउट, मतलब इस एक्सिस के अबाउट घुमाना है, तो सीधी सी बात है, ये जो फोर्सेस होंगे, ये वर्टिकल डायरेक्शन फोर्स, मतलब ऐसे फोर्स, तो ये एफ जेड फोर्स है, एफ जेड। और ये आपका वाई डायरेक्शन में, ये आपका देखिए, आई के में क्या, वाई एफ जेड और जेड एफ वाई वाई डायरेक्शन में जो फोर्स होगा वो भी दैट विल आल्सो कंट्रीब्यूट। जैसे इस तरह से है, जैसे ये कॉपी रखे, ऐसे रख दे, इस पे ऊपर फोर्स लगाओ, ये ऐसे लगाओ, इस तरह फोर्स, ये इसको इस एक्सिस के ओर घुमा सकता है। तो एफ वाई फोर्सेस, वाई डायरेक्शन के फोर्सेस। अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, इस पे अगर फोर्स लगाना है, ये एक्सिस है, ये एक्सिस, ये एक्सिस, दिस इज योर एक्सिस, और इस डायरेक्शन में फोर्स लगाना है। अगर इस फोर्स को इसी एक्सिस पे अप्लाई कर दोगे तो नो टॉर्क। उसी एक्सिस, जिस एक्सिस के अबाउट आपको टॉर्क फाइंड करना है, अगर फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन उस एक्सिस को इंटरसेक्ट करेंगे तो इसको टॉर्क नहीं होगा। ध्यान से देखिए, आई के साथ एफ जेड है और एफ वाई है, लेकिन एफ वाई का जेड कोऑर्डिनेट से मतलब है कि एफ वाई जो फोर्स ऐड कर रहा है वो कितनी हाइट पे ऐड कर रहा है, तभी ये इसको ऐसे घुमाएगा, ऐसे। एफ वाई जो फोर्स है, ये फोर्स ऐसे, इस तरह, ये इस एक्सिस से कितनी हाइट पे, एफ वाई के साथ जेड आ रहा है और एफ जेड के साथ वाई आ रहा है। मतलब ये अगर ये बॉडी है, इस पे भी अगर हम ऐसे फोर्स लगाएं, इस एक्सिस, ये डिस्टेंस वाई, एफ जेड को वाई से मतलब है। तो कहने का मतलब, एक मिनट ध्यान से देखिए, एक्स एक्सिस के अबाउट टॉर्क में एफ एक्स का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, एफ वाई और एफ जेड का है। बट अगर एफ वाई और एफ जेड भी एक्सिस को पे ही ऐड कर जाए, या उनकी लाइन ऑफ एक्शन एक्सिस को इंटरसेक्ट कर दे, जो फोर्सेस की लाइन ऑफ एक्शन एक्सिस को ही इंटरसेक्ट करती है, उस फोर्स का उस एक्सिस के अबाउट कोई टॉर्क नहीं होता। दूसरा पॉइंट, एक्स एक्सिस के अबाउट टॉर्क में एफ एक्स का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर पूछा जाए टॉर्क अबाउट दिस एक्सिस, तो इस फोर्स का इस एक्सिस के अबाउट, अगर ये मान लो ये डिस्टेंस ए दे दे, व्हाट इज द टॉर्क ऑफ दिस फोर्स अबाउट दिस एक्सिस? आंसर इज 0। ये पॉइंट बहुत क्लियर कर लीजिए। टॉर्क ए होता है एक अबाउट ए पॉइंट, एक होता है टॉर्क अबाउट एन एक्सिस। टॉर्क अबाउट ए पॉइंट के 3 कंपोनेंट्स हो सकते हैं, एक्स कंपोनेंट मतलब टॉर्क अबाउट एक्स एक्सिस, टॉर्क अबाउट वाई एक्सिस, टॉर्क अबाउट जेड एक्सिस। अब हम एक्स एक्सिस के बारे में टॉर्क की बात करें
तो एक्स एक्सिस के अबाउट एफ एक्स का फोर्स का कोई टॉर्क नहीं होगा, एफ वाई फोर्स का होगा और एफ जेड फोर्स का होगा, लेकिन एफ वाई और एफ जेड फोर्सेस की लाइन ऑफ एक्शन एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं करनी चाहिए, इसीलिए एफ वाई के साथ जेड आया, एफ जेड के साथ वाई आया। तो एक एक्सिस के पैरेलल जो फोर्सेस होते हैं उन फोर्सेस का कोई टॉर्क नहीं होता है, जो उस एक्सिस से परपेंडिकुलर फोर्सेस होंगे उनका टॉर्क होगा, लेकिन वो फोर्सेस एक्सिस, उन फोर्सेस की लाइन ऑफ एक्शन एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं करनी चाहिए, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये टॉर्क अबाउट एन एक्सिस और टॉर्क अबाउट ए पॉइंट, ये दो पॉइंट्स हो गए, ठीक है। चलिए, तो ये पॉइंट हमने आपको बता दिया कि ये एक्स एक्सिस के अबाउट टॉर्क, ये वाई एक्सिस के अबाउट टॉर्क और ये जेड एक्सिस, और ये पूरा मिला के टॉर्क अबाउट ए पॉइंट, दैट इज ओ, पॉइंट के अबाउट टॉर्क, ठीक है। आई होप कि आपने ये बात समझी होगी, ये इंटरेस्टिंग है, फिर से मैं इसको रिवाइज कर दूं पूरी बात। टॉर्क नॉर्मली एक अबाउट ए पॉइंट पूछा जाता है, उसमें कुछ नहीं, फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन को बढ़ा दीजिए आराम से, परपेंडिकुलर उस पे ड्रॉ कर दीजिए, परपेंडिकुलर एक्सटेंड कर दीजिए, फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन में एक्सटेंड, अब दोनों टेल टू टेल अटैच होने चाहिए, अब परपेंडिकुलर से फोर्स की ओर जाइए तो डायरेक्शन ऑफ टॉर्क आ जाएगा, एक तो ये, तो परपेंडिकुलर इनटू फोर्स, एक ये टॉर्क अबाउट ए पॉइंट था। अच्छा, एक और भी तरीका था उसमें कि अगर आर मालूम है तो एफ साइन थीटा लेंगे, मतलब आर के परपेंडिकुलर फोर्स, आर इंटू परपेंडिकुलर फोर्स, दैट इज ऑल्सो टॉर्क, और वो किधर घुमाएगा वो देख लीजिए, आर को बढ़ा दीजिए, एफ साइन थीटा देख लीजिए, आर से एफ साइन थीटा की ओर जाइए, देखिए एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज है, ये आप देख लीजिए इस तरह से। दूसरा टॉर्क अबाउट एन एक्सिस, एक्सिस में बहुत सिंपल है, एक्सिस, टॉर्क अबाउट एन एक्सिस में ये बात ध्यान रखिए, तीन डिफरेंट एक्सिस के अबाउट टॉर्क हो सकता है, मतलब सिंपली वर्ड टॉर्क के कंपोनेंट्स हैं, उसको टॉर्क अबाउट एन एक्सिस कहते हैं। तो एक एक्स एक्सिस के अबाउट, वाई एक्सिस के अबाउट, जेड एक्सिस के अबाउट, तो जितने भी फोर्सेस एक्सिस के पैरेलल होते हैं उन फोर्सेस का उस एक्सिस के अबाउट कोई टॉर्क नहीं, जितने भी फोर्सेस उस एक्सिस के परपेंडिकुलर होंगे उसका ही टॉर्क होगा, लेकिन उन फोर्सेस की लाइन ऑफ एक्शन एक्सिस से को इंटरसेक्ट नहीं करनी चाहिए, तो अगर एक्सिस को इंटरसेक्ट करती है तो उनका भी टॉर्क उस एक्सिस के अबाउट जीरो हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे, yes, so the moment of inertia of a circular ring of mass m and diameter r about tangential axis lying in the plane of the ring। ये देखिए हमने आपको अभी बताया था कि अगर ये एक रिंग है, दिस इज योर रिंग, क्या कह रहा है, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्कुलर रिंग ऑफ मास m and diameter r and diameter r about a tangential axis lying in the plane of the ring। अच्छा, यहाँ पे आप देखिए एक बात कि जेई मेन के क्वेश्चंस में कभी कभी लैंग्वेज प्रॉब्लम ये सब हो सकती है, लिखा हुआ है देखिए डायमीटर, आप 2025 का क्वेश्चन है और एज इट इज हमने कॉपी किया है, बस देखिए लैंग्वेज, अब डायमीटर आर थोड़ी रेडियस आर है, तो आपको भी यू हैव टू बी कॉन्शियस कि भाई रेडियस है कि डायमीटर है, तो वो आप दोनों करके चेक कर लेना, क्योंकि एग्जाम में एग्जामिनेशन की गलती निकाल दे, मान लो वो डिलीट क्वेश्चन ना हुआ, बोनस ना हुआ, तो हम क्या करेंगे, इसलिए ये सब कुछ नहीं, ये एग्जामिनेशन बॉडी उतनी अच्छी नहीं है, ये बात एकदम फैक्ट है, ये इतना बहुत अच्छा वर्क, ये बहुत, दे आर नॉट मेटिकुलस, मतलब एक एक क्वेश्चन को बहुत ध्यान से एकदम टाइम दे के एक चेक कर लेना चाहिए, इससे कभी कोई गलती हो जाती है, इसीलिए हर बार आप देखते हैं 10 12 15 क्वेश्चन बोनस होते भी हैं हर साल। तो ये क्या कह रहा है, ये कुल मिला के इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ रहा है, तो हमने बताया था रिंग का इस एक्सिस के अबाउट कितना होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, mr²/2, ix बताया था, उसी के पैरेलल इट इज 3/2 ऑफ mr²। तो देखिए 3/2 ऑफ mr² भी है ऑप्शन, और एक ऑप्शन अगर मान लो इसका डायमीटर हम ले लें, अगर हम डायमीटर r ले लें तो रेडियस कितना हो जाएगा, r/2, इस केस में 3/8 ऑफ mr² हो जाएगा। तो दोनों ही ऑप्शन दिए हैं, अगर ये दोनों ही ऑप्शन देता है तब तो हमें क्लियर हो गया कि ये स्मॉल r सिंबल यूज कर रहा है, बट इट मीन इट इज डायमीटर, तो हमें रेडियस चाहिए, रेडियस r/2 हो जाएगा, r/2 का स्क्वायर,
यहाँ पे r/2 का स्क्वायर इट इज 3/8 ऑफ mr²। देखिए बहुत मस्त इसने फंसाया है, रेडियस का सिंबल दे रहा है और बोल रहा है डायमीटर। ऐसा ये तो छल है भाई, ठीक है, लेकिन एग्जामिनेशन में हमें बहुत ध्यान देना पड़ता है। ठीक है, चलिए ये क्या कह रहा है ये क्वेश्चन कह रहा है moment of inertia of rod of mass m and length l about an axis passing through its center and normal to its length is alpha। रॉड है उसके सेंटर के अबाउट विच इज नॉर्मल टू इट्स लेंथ। ठीक है, जैसे इस रॉड का चाहे इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछिए चाहे इस एक्सिस के अबाउट, दोनों सेम ही होता है, बोथ इज ml²/12, दोनों ही नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल है ये भी नॉर्मल। नॉर्मल तो वैसे यहाँ पे इनफाइनाइट है, ठीक है, कोई नहीं, सब ml²/12 ही है। Now the rod is cut into two equal parts and these parts are joined symmetrically to form a cross shape। The moment of inertia about an axis passing through its center and normal to the plane containing cross। कुल मिला के कह रहा है कि रॉड को दो पार्ट में तोड़ दिया, उसका क्रॉस बना दिया, रॉड को दो पार्ट में तोड़ दिया, l/2 लेंथ, क्रॉस बना दिया, क्रॉस का मतलब प्लस साइन। तो ठीक है, यहां पे मेनली क्या कह रहा है आपका कुल मिला के ये कह रहे हैं, ये हमने एक ऐसे ले लिया और एक ऐसे ये ले लिया, तो ये अब बताओ इस पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, इट इज m/2 इंटू l/2 का स्क्वायर बाई 12। भाई इस पार्ट का मास तो m/2 होगा, लेंथ भी l/2 है, ml²/12। अब इसका भी यही और iz इज ix प्लस iy। भाई आपको ये भी तो यूज करना है, iz इज ix प्लस iy, या सॉरी यहां पे iz की जरूरत नहीं, दोनों ही iz है, तो ये तो सिंपली आपका एक थ्योरम होती है। देखिए इस रॉड का भी एक्सिस के अबाउट ml²/12, इस रॉड का भी एक्सिस के अबाउट ml²/12, एक थ्योरम होती है, वो ये कहती है एक ही एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐड किया सकते हैं। देखिए जैसे 5 kg की बॉडी है, उसमें 2 kg और रख दो, कितना होगा 7 kg। इसी तरह एक बॉडी का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 है, दूसरी बॉडी का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2 है, तीसरी बॉडी का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया I3 है, पूरे सिस्टम का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, I1 प्लस I2 प्लस I3। एक ही एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आराम से जोड़ सकते हो। इस एक्सिस के अबाउट ये आपका इस एक्सिस के अबाउट ये जो एक्सिस है इसके अबाउट ml²/12, m है m/2, l है l/2 का स्क्वायर/12। अब डबल कर दो, पूरे स्क्वायर का आ गया, दैट्स डबल। व्हाट इट वुड बी, इट यहां तो बाई ये हो गया ml² अपॉन व्हाट, ml² अपॉन इट इज योर 48। ml²/12 को वो अल्फा बोल रहा था, इट इज अल्फा अपॉन 4। इस तरह से अल्फा अपॉन 4 आ गया, तो ये आंसर हो गया अल्फा अपॉन 4। दिस इज योर आंसर। तो ये है 25 का क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम चलते हैं, ये देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले हम लोग क्वेश्चन देखते हैं आराम से। क्वेश्चन ये है, एक रॉड ऑफ लीनियर मास डेंसिटी लैम्डा एंड लेंथ l इज बेंड टू फॉर्म ए रिंग ऑफ रेडियस r। एक रॉड है उसको रिंग बना दिया, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग अबाउट एनी ऑफ इट्स डायमीटर। तो भाई डायमीटर के अबाउट रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, डायमीटर के अबाउट रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr²/2, mr²/2 यूज कर दो। तो देखो भाई mr²/2 हम इसी पे यूज कर लेते हैं, ये है इसका, इसके अबाउट mr²/2, मास कितना होगा लैम्डा l इंटू r। अब देखिए l क्या है, व्हाट इज l, l इज 2πr, तो l अपॉन 2π इसका स्क्वायर
अपॉन 2। तो ये कितना हो गया अगर देखें तो लैम्डा एल क्यूब अपॉन 8 पाई स्क्वायर। तो यू गॉट लैम्डा एल क्यूब अपॉन 8 पाई स्क्वायर। तो बहुत ही आसानी से, तो ये ध्यान रखिए यहां पे क्वेश्चन में क्या खास बात थी, मास इसका कितना है, मास इज लैम्डा एल, रेडियस कितना है एल बाई 2 पाई। अब रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया डायमीटर के अबाउट पूछ रहा है, सेंटर के अबाउट प्लेन के परपेंडिकुलर तो एम आर स्क्वायर होता है, लेकिन प्लेन में ही डायमीटर के अबाउट इट इज एम आर स्क्वायर बाई 2। तो ये हो गया। चलिए आगे आगे चलते हैं। ये यस ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को मैं बहुत अच्छा तो नहीं कहूंगा, लेकिन ठीक है। चलिए इससे रिलेटेड हम लोग थोड़ा इसी टाइप का एक और क्वेश्चन है, हम लोग उसको डिस्कस कर लेंगे, रिपीटिशन नहीं होना। चलिए आगे। shown in the figure a hollow ice cream cone is if mass is m radius। चलिए क्वेश्चन देखिए क्या करता है। देखिए ये क्वेश्चन है, एक हॉलो कोन है, कोई नहीं एक हॉलो कोन है, हॉलो कोन h हाइट का है। तो आप ये देखो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ रहा है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो पूछ रहा है, ये बताओ अगर इस हॉलो कोन को इस सारे मासेस को इस पे प्रोजेक्ट कर दो, सारे मासेस को इसी प्लेन में प्रोजेक्ट कर दो, देन यू विल गेट सिंपली डिस्क। भाई ये सीधी सी बात, यहां का जो मास है, यहां का जो मास है, यहां का जो मास है डेफिनेटली यहां पे प्रोजेक्ट हो जाएगा, यहां का जो मास है वो यहां पे प्रोजेक्ट हो जाएगा। तो ये सारे डिस्क बना देंगे। तो व्हाट इज इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस, इस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिंपली बताओ कितना हो जाएगा, एम आर स्क्वायर बाई 2। चलिए आगे चलते हैं। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं इसे। 7 identical circular planar discs, each of mass m and radius r are welded symmetrically as shown. The moment of inertia of the arrangement about the axis normal to the plane and passing through the point P is normal to the plane and passing through the point P is okay। अब यहां पे P पॉइंट को बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा कि P पॉइंट ये कह क्या रहा है। यहां पे तो O दे रहा है, आई थिंक ये P दे रहा है। एक्सिस नॉर्मल टू द प्लेन एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट P इज, ठीक है भाई। तो भाई कितना होगा, ध्यान से ऑप्शंस पे भी हमें देखना पड़ेगा। हमें मालूम है डिस्क का मोमेंट, ये सारी डिस्क हैं, यस डिस्क हैं, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, इट इज एम आर स्क्वायर बाई, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, एम आर स्क्वायर बाई 2। अगर डिस्क के परपेंडिकुलर प्लेन के अबाउट कहा जाए, अगर इस पॉइंट से कह रहा है तो देखो क्या हो जाएगा, इसका तो एम आर स्क्वायर बाई 2, इसकी से डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितनी होगी, दिस डिस्टेंस इज व्हाट 2r, ये डिस्टेंस कितनी होगी 2r, बट ये डिस्टेंस कितनी होगी 4r, ओके ये डिस्टेंस कितनी 2r, और ये 2r और ये भी 2r, ये भी 2r, और ये डिस्टेंस कितनी होगी, हाउ मच दिस डिस्टेंस इज, ये थोड़ा सा देखने की बात है। ये 2r ये डिस्टेंस, क्योंकि ये अभी इधर भी हमें चाहिए, ये तो 4r है, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो अगर हम देखें ये एंगल कितना होगा, व्हाट इज दिस एंगल, ये एंगल कितना होगा, व्हाट इज दिस एंगल, ये एंगल कितना होगा, सीधी सी बात, एक ये 1 2, ये 1 2 3 4 5 6 6, तो ये सब इसके सेंटर से अगर देखें तो ये के हेक्सागन बना देंगे, हेक्सागन बना देंगे तो ये एंगल कितना हो जाएगा, इट इज 60, सारे 60 हो जाएंगे, तो 60 और 60 120 हो जाएगा। तो r और 2r का रिजल्टेंट कितना आएगा, 2r अंडर रूट ऑफ 2r का स्क्वायर प्लस 2r का स्क्वायर प्लस इट इज 2 इंटू 2r का स्क्वायर इंटू cos 60, cos 60 इज 1/2, ये अल्टीमेटली हो जाएगा 2r रूट 3। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है।
देखिए ये क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए, अगर हम यही ध्यान से आप देखिए, एक्चुअली है क्या, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो mr स्क्वायर बाई 2 होगा, बट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट कितना होगा, mr स्क्वायर बाई 2। तो देखिए mr स्क्वायर बाई 2 तो सातों में आएगा, तो 7/2 ऑफ mr स्क्वायर तो वैसे ही हो गया, mr स्क्वायर हम नहीं लिख रहे हैं, ठीक। अब इसके लिए आएगा m इंटू 2r का होल स्क्वायर, तो हम लिख देते हैं 2 का होल स्क्वायर। इसके लिए क्या आएगा, प्लस 4 का होल स्क्वायर, ठीक। इसके लिए भी 2r और इसके लिए भी 2r, तो इट इज 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। देखिए इसको ले लिया, इसको ले लिया, इसको ले लिया, अब बचा ये, तो ये है 2r√3, 2√3 का स्क्वायर, इट इज 2√3 का स्क्वायर इंटू 2, ये हो गया दैट इंटू mr स्क्वायर। तो ये देखिए ओवरऑल कितना हो जाएगा, 7/2 प्लस 4 प्लस 16 प्लस 4 प्लस 4 8 प्लस 2√3, 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 2 24। तो देखिए कितना हो जाएगा, 4 और 16 और 8, 4 और 8 12, 12 और 24 36, 36 और 16 36 और 6 42, 10 52, 52 प्लस 7/52 इंटू 2 104, 104 प्लस 7, दिस इज 104 प्लस 7, ओके। अब देखो इसका मतलब ये जो P पॉइंट है वो यहां पे है नहीं, ये क्योंकि इसमें आना चाहिए था आपका अगर हम O के अबाउट ही मान ले, O के अबाउट, क्योंकि हो सकता है ये P फिगर अच्छी नहीं बनी है, P हो सकता है वर्टिकली ऊपर, उस केस में अगर हम देख लें तो उस केस में कितना हो जाएगा, क्योंकि इससे आंसर मैच नहीं कर रहा है। अब P पॉइंट अच्छा तो बनाया ही नहीं है, क्या कर सकते हो एग्जाम में, कभी कभी ऐसा गंदा फिगर अगर बन गया तो क्या करोगे भाई, तो इस केस में इसका तो mr स्क्वायर बाई 2 हो गया, तो इसका तो ये 7/2 तो ये हो ही गया भाई, 3 और 3 6, 1 मिनट, प्लस इनका 1 2 3 4 6 है, तो ये 6 इंटू 2 का स्क्वायर, तो ये कितना हो गया 24 प्लस 3.5, ये हो गया 27.5, 27.5 मीन 55/2। तो देखिए कितना अजीब केस है कि फिगर देखिए थोड़ा सा, या तो मैंने जहां से लिया वहां पे उन्होंने अच्छी फिगर नहीं बनाई, दिखने को P पॉइंट यहां दिख रहा है लेकिन P पॉइंट यहां नहीं है, O से ऊपर, O से ही एक्सिस ऊपर जा रही है, उस पे कह रहा है, तो ये 55/2 ऑफ mr स्क्वायर है। तो इसको चेक करके देख लो, बता दो भाई, चेक करके बता दो ये आंसर सही है। सरकमफ्रेंस पे पॉइंट है P, अच्छा अगर सरकमफ्रेंस पे तो अब और क्लियर बताना चाहिए, फिर तो P अगर सरकमफ्रेंस पे पॉइंट ले लेते हैं तो क्या होगा भाई, उस केस में फिर देख लो भाई, सरकमफ्रेंस में अगर पॉइंट है तो फिर कितना हो जाएगा, फिर यहां से इसकी डिस्टेंस देखनी पड़ेगी, ये डिस्टेंस और ये सारी डिस्टेंस देखनी पड़ेगी, ये डिस्टेंस देखनी पड़ेगी और ये डिस्टेंस देखनी पड़ेगी, और फिर ये देखो ये कितनी हो जाएगी 3r हो जाएगी, और ये कितनी हो जाएगी 5r, एक की डिस्टेंस 3r और एक की 5r, ठीक। चलो भाई, तो पहले तो 7/2 तो वैसे ही आ जाएगा, 7/2 तो आ गया, अब इसमें प्लस योर mr स्क्वायर, 1 का एक टर्म आ जाएगा, इसके लिए क्या आएगा 3 का स्क्वायर, क्योंकि ये r और ये 2r, ये 3, इसके लिए 3 का स्क्वायर आएगा, इसके लिए कितना है 3 प्लस 2 दैट इज 5 का स्क्वायर आएगा। अब बची बात इसके लिए ये डिस्टेंस तो 2r है और ये 3r है, तो 2r और 3r, 2r और 3r, इट इज 2r का स्क्वायर
प्लस 3r का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2r इंटू 3r इंटू 1/2 इट्स अंडर रूट। ये डिस्टेंस ये वाली डिस्टेंस हो जाएगी, यहां से लेके ये वाली डिस्टेंस, ये हो जाएगा 4r स्क्वायर 4 प्लस 9 प्लस इट इज 9 6 15 4 19 अंडर रूट ऑफ 19 हो जाएगा। तो इसका स्क्वायर बस वास्तव में 19 हो जाएगा। 19 के दो केस होंगे, एक केस ये होगा और एक केस ये होगा। अच्छा ये डिस्टेंस कितनी होगी भाई, ये 3r है और ये कितना है 2r। इनके बीच में एंगल क्या होगा 120 होगा। तो 120, तो यहां पे माइनस, ये माइनस हो जाएगा 4 प्लस 9 माइनस 6, तो ये 4 प्लस 3 4 प्लस 3 7, तो ये 7 के भी दो केस हो जाएंगे, 7 इंटू 2 ये हो जाएगा। अच्छा भाई दो केस इसके हो गए, दो केस इनके हो गए और सब केस ले ही चुके हैं, तो ये कितना आ जाएगा 38 प्लस 7/2 प्लस 1 प्लस 9 प्लस 25 25 प्लस 1 26 प्लस 9 26 प्लस 9 35 35 प्लस 38 प्लस 14 35 और 38 70 और 3 73 73 और 4 77 और 10 87 87 और 3.5 ये हो जाएगा 90.5 90.5 मीन्स 181/2। देखिए भाई अच्छा हुआ, कोई बात नहीं, अगर प्रिंटिंग मिस्टेक के कारण ही हमने इसको ज्यादा अच्छा डिस्कस कर लिया। क्या अगर केवल ओ के अबाउट पूछता तो फिर ये 50/5/2 हो जाता, ओ के अबाउट। अगर इसके अबाउट पूछता तो आप पी इस पॉइंट के अबाउट पूछता तो हमने जो केस डिस्कस किया था बीच में वो होता, उसका आंसर अभी एग्जैक्टली याद नहीं है, आप देख सकते हो जो पहले मैंने कहा था। तो इस पॉइंट, अब ये कह रहा है नहीं इस पॉइंट के अबाउट एकदम इसके सरकमफ्रेंस पे पॉइंट, दैट इज 181/2। अच्छा हुआ तीन केस बन गए, एक एकदम सातों के सेंटर पे, एक इस वाले डिस्क के सेंटर पे, एक इस वाले डिस्क के किनारे। अच्छा इस वाले डिस्क के किनारे में इंटरेस्टिंग क्या हो गया, इंटरेस्टिंग ये हो गया ये पार्ट, ये देखिए ये डिस्टेंस कितनी है, ये मैथमेटिक्स हो गई, ये 2r ये भी 3r, लेकिन ये इस वेक्टर और इस वेक्टर के बीच में एंगल कितना है 120, दिस इज व्हाट 120, ये एंगल 120 है। तो वो 4 प्लस 9 माइनस 6 हो जाएगा, तो वो 4 प्लस 9 माइनस 6, तो वो आपका आ जाएगा 7 आ जाएगा, √7 का स्क्वायर 7, दो केस है इसके इंटू 2 इस तरह, और ये वाला 19, तो ये हो गया। अच्छा केस है कि तीन केस बन सकते हैं, सातों के सेंटर थे, एक किनारे जो है उसके सेंटर थे, एक उस किनारे के सरकमफ्रेंस से। चलिए तीन अलग अलग केस हो गए। अच्छा हुआ तीनों ही बातें हमने डिस्कस कर ली, ठीक है। अब ये भी इंटरेस्टिंग केस है, ये जेई का क्वेश्चन था, एक्चुअली ये पहले जेई में पूछा गया था, फिर बाद में इन्होंने जेई में इनने क्वेश्चन पूछ लिया। देखो भाई ये एक है ट्रायंगुलर प्लेट, ठीक इक्विलेटरल एंगल है, ठीक है। अब उसमें कह रहा है ये वाली प्लेट काट लिया। अब इसमें इंटरेस्टिंग बात समझिए, इंटरेस्टिंग बात ये है कि इत्तेफाक से इस पूरी बड़े वाले ट्रायंगुलर प्लेट का भी ये सेंट्रॉइड है या सेंटर ऑफ मास है, और इसको जो काट रहे हो उसका भी ये सेंटर ऑफ मास है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। फिर से देख लेते हैं इस पॉइंट। भाई देखो इस पॉइंट को देखो, अगर ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो आपको मालूम है जो इसका सेंटर ऑफ मास होता है वो इसको 2:1 में डिवाइड करता है, 2:1 में डिवाइड करता है। तो ये बताओ ये अगर ए साइड है तो ये साइड कितनी होगी, a sin 60, a √3/2, a √3/2 का ये 2 और ये 1, दिस इंटू 2/3, तो ये a/√3 हो गया। देखिए ये डिस्टेंस a से g की डिस्टेंस AG डिस्टेंस हो गया a/√3, ये डिस्टेंस हो गया। ओके तो ये डिस्टेंस कितनी, अगर इसको हम b बोल दें
व्हाट इज बीजी? बीजी डिस्टेंस इसका 1/3 हो जाएगा, इट इज a/2√3। तो देखिए ध्यान से, ये डिस्टेंस है a/√3 और ये डिस्टेंस है a/2√3। ओके, आप एक बात देखो, अगर आपने इस ट्रायंगल से ये ट्रायंगल काटा है, एक बात बड़ी ऑब्वियस है, इसकी लेंथ भी a/2, इसकी भी लेंथ a/2, इसकी भी लेंथ a/2। तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल जो बन रहा है, इसकी हर साइड a/2 हो गई। तो यहां से जो इसका सेंट्रॉइड होगा, इसका जो g होगा, ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? इसकी लेंथ तो a/2 हो गई, a/2/√3। और ये डिस्टेंस दोनों सेम आ रही है। इसका मतलब मेन एक्सीलेंट बात यहां पे ये है कि ये जो ट्रायंगल है, इसका जो सेंट्रॉइड है और इस ट्रायंगल, छोटे वाले ट्रायंगल, भाई इस बड़े वाले ट्रायंगल की हर साइड a है, लेकिन इस छोटे वाले ट्रायंगल की हर साइड, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसकी साइड a/2 है। इसकी ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम आ रही है। इसका मतलब ये हो गया, एक बड़ी सिमेट्री की बात है इस क्वेश्चन में, कि इस पूरे ट्रायंगुलर प्लेट का भी ये सेंट्रॉइड है और ये जो पोर्शन कट कर रहे हो उसका भी सेंट्रॉइड है। ठीक, अब ये बताओ, अब एक थ्योरम होती है, थ्योरम ये होती है कि अगर एक ही एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐड कर सकते हो और एक ही एक्सिस के अबाउट सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। अब देखो क्या कहता है, इस पूरी बॉडी में से ये बॉडी काट लिया तो रिमेनिंग बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ। तो ठीक है, इस पूरी बॉडी का इसी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसमें से इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सब्ट्रैक्ट कर दो। तो भाई इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? वैसे तो जो ट्रायंगुलर प्लेट होती है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ma²/12। सेंट्रॉइड के अबाउट प्लेन के परपेंडिकुलर उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ma²/12। लेकिन मान लो आपको एग्जाम में ma²/12 नहीं मालूम, कोई बात नहीं, तो I0 कितना हो गया? I0 it is some constant into ma²। ओके, अच्छा आप ये बताओ, अगर ट्रायंगल का साइड a/2 हो जाएगा, a/2 हो जाएगा, आपको मालूम है ट्रायंगल का एरिया √3/4a² होता है, मतलब उसका मास एरिया पे डिपेंड करेगा, तो मतलब a² पे डिपेंड करेगा। तो a अगर हाफ हो जाएगा तो मास भी 1/4 हो जाएगा। भाई एरिया ऑफ द ट्रायंगल होता है √3/4a²। अगर a हाफ हो गया तो एरिया 1/4 हो जाएगा, एरिया 1/4 हो जाएगा तो मास भी 1/4 हो जाएगा। तो बताओ नया जो पार्ट काट रहे हो आप I डैश, वो कितना होगा? मास 1/4, a भी 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर, तो ये I0 बाई ये 1/4, ये भी 1/4 बाई a/2 का स्क्वायर, ये I0/16 हो गया। अब बताओ I0 में I0/16 सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना हो गया? इट इज 15/16 ऑफ I0। दिस वॉज वेरी गुड क्वेश्चन। इसमें फिर से समझ लो, इसमें एक बड़ी सिमेट्री का रोल था। अगर वो सिमेट्री आप ध्यान नहीं दोगे तो क्वेश्चन काफी लेंदी होगा सॉल्व करने में। क्वेश्चन ये था, इस पूरे का भी ये सेंट्रॉइड है और इस ट्रायंगल का भी ये सेंट्रॉइड है, तो बस पूरे के मोमेंट ऑफ इनर्शिया में से इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सब्ट्रैक्ट करना है, क्योंकि ये कह रहा है कि ये काट देना है, ये इस पोर्शन को काट दो, फिर कह रहा है रिमेनिंग जो बॉडी बचे उसका इसी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ। ये क्वेश्चन कह रहा है। तो आपने आराम से देख लिया, मास 1/4 हो गया, a की जगह a/2 हो गया, तो उसका स्क्वायर भी 1/4, तो 1 - 1/16, इट इज 15/16 ऑफ I0। चलिए आगे, यस अब देखिए इस क्वेश्चन में बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये शिफ्ट 2019 जनवरी सेकेंड शिफ्ट 11 जन सेकेंड शिफ्ट 2019 ये बोल रहा है, ये कह रहा है 3 डिस्क है, एक डिस्क इस प्लेन में हॉरिजॉन्टल XY प्लेन में, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया mr²/2। एक डिस्क ऐसे रखी है इस तरह, तो उसका इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा mr²/4, क्योंकि ये डिस्क इस तरह रखी है ऐसे इस प्लेन में, मतलब या आप ऐसे देखना हो तो ये ऐसे समझ लो,
और इसका इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो ये प्लेन है, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट, ये ऐसे डिस्क रखी है, तो ये यहां पे एक डिस्क, मतलब एक डिस्क इस तरह प्लेन और दो डिस्क ऐसे, इसका एम आर स्क्वायर बाई 4, इसका एम आर स्क्वायर बाई 4 और इसका एम आर स्क्वायर बाई 2, अल्टीमेटली हो गया इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज एम आर स्क्वायर। ये फाइनली इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर आ गया। तो ये एकदम ही आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट, हाँ, ये आईटी ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा था। उसने ये कहा था, कहता है कि अगर एक डिस्क है, एक डिस्क है, यस, एक डिस्क है, अगर हम उसका एक सेक्शन ले लें, एक डिस्क लिया, उसको कुछ पीसेस में काट लिया, जैसे मान लो एक तुमने सर्कल लिया, उसको कई पार्ट में काटा, तो कोई एक पार्ट उसका मास कह रहा है m और रेडियस r, तो भाई कह रहा है अब इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ। ध्यान से समझो, सीधी बात ये है कि चलो ठीक है, मान लो एक ये सर्कल है, आप इतना पार्ट ले रहे हो, ये बताओ अगर हम इन मासेस को खींच के ये पूरा सर्कल बना दें, फिर इस मास को खींच के ये पूरा सर्कल बना दें, इस मास को खींच के पूरा सर्कल बना दे, तो पूरी डिस्क नहीं बन जाएगी। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया तब तक चेंज नहीं होता है जब तक सेंटर एक्सिस से आप मासेस की डिस्टेंस ना चेंज करो। तो अगर मान लो इतने पोर्शन में मास है, इसको मैंने खींच के पूरा सर्कल बना दिया, इस पोर्शन में मास है, इसको खींच के, भाई ये लाइन पे जो मास है उसको खींच के सर्कल बना दिया, ये लाइन पे जो मास है उसको खींच के सर्कल, इस तरह ये पूरी डिस्क बन जाएगी। और इसका डिस्क, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, एम आर स्क्वायर बाई 2। इस दौरान जब ऐसा आप कर रहे हो तो आपने एक्सिस से मासेस की दूरी नहीं चेंज की है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं, आप क्या हो रहे हो, अरे ये क्यों कर रहे हो, खींच क्यों रहे हो भाई, अरे भाई इस मास को मैंने खींचा, ये सर्कल पे था, इसको खींच के पूरा सर्कल बना दिया, तो हमने सेंटर से दूरी चेंज की क्या, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्यों चेंज होगा। ऐसा अगर सब जगह करोगे पूरे डिस्क, पूरी एंगुलर पार्ट ऑफ डिस्क के लिए, एनुलर पार्ट ऑफ डिस्क के लिए, तो ये पूरा डिस्क बन जाएगा। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर बाई 2 ही होगा। तो ये है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर बाई 2। आगे चलते हैं। यस, यहां पे ये कह रहे हैं, इन्होंने कहा है सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस बी। यस, पहले क्वेश्चन देखते हैं। A circular disk of radius b has a hole of radius a at its center. If the mass per unit area of the circular disk varies as sigma naught by r, as sigma naught by r, then radius of gyration of the disk about the axis passing through the center. ठीक है भाई, कुल मिला के ये एक डिस्क है जिसके यहां पे कोई मास नहीं, a रेडियस के पार्ट पे कोई मास नहीं है, लेकिन ए से बी के बीच में मास है, वहां सिग्मा की वैल्यू सिग्मा नॉट बाई आर है। तो ठीक है, आप क्या करोगे, सिंपली क्या करोगे, यहां पे एक पतली सी रिंग लो, एक पतली सी रिंग लो आर रेडियस की और डी आर थिकनेस की, आर रेडियस और डी आर थिकनेस, इसका मास फाइंड करो। मास फाइंड करने के बाद इसको आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो। मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो एम आर स्क्वायर ही होता है। It is sigma naught by r into 2 pi r dr। मैंने क्या किया है भाई, ये 2 pi r सर्किल की लेंथ, 2 pi r सर्किल की लेंथ हो गई, उस पे dr लेंथ इंटू विड्थ क्या हो गया, एरिया, एरिया को मास पर यूनिट एरिया से मल्टीप्लाई कर दिया, क्या हो गया, मास इंटू आर स्क्वायर। इट्स इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b, ये हो गया I। अब लेकिन इस I को लिखना है m के स्क्वायर, और m इसका है सिग्मा नॉट अपॉन r इंटू 2 पाई r dr। इट्स इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b इंटू के स्क्वायर, इसके फॉर्म में लिखना है। ये बताओ ये कितना आया, सिग्मा नॉट इंटू 2 पाई। अच्छा, सिग्मा नॉट इंटू 2 पाई अगर देखा जाए तो दोनों साइड से कट ही जाएगा, इसका तो कोई रोल रह नहीं गया, क्योंकि सिग्मा नॉट इंटू 2 पाई वहां से कट गया। अब यहां पे देखो कितना आएगा, आर आर कट जाएगा,
2 सिग्मा नॉट 2 पाई कट गया, इंटीग्रेशन ऑफ डी आर, ये कितना बचा, इट इज के स्क्वायर इंटू बी माइनस ए आया। अच्छा यार यहां देखते हैं क्या है, आर आर कट गया, 2 सिग्मा नॉट 2 पाई हटा दो, आर स्क्वायर का इट इज बी, आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन आर क्यूब बाई 3, इट इज बी क्यूब माइनस ए क्यूब अपॉन 3, ये हो गया। इससे के स्क्वायर की वैल्यू फाइंड कर दो, व्हाट इज के स्क्वायर, के की वैल्यू आ जाएगी, इट इज बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन 3, इट्स अंडर रूट, दिस विल कम आउट विच ऑप्शन, ऑप्शन इज डी। तो डी ऑप्शन हो गया। तो यहां पे हमने क्या किया, पहले आर रेडियस का और डी आर थिकनेस का एक रिंग कंसीडर किया, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर, फिर हमने टोटल बॉडी का मास फाइंड किया, एम के स्क्वायर के फॉर्म में करना था, के रेडियस ऑफ जनरेशन होता है, नॉर्मली कुछ लोग कहते हैं आई को हम एम के स्क्वायर लिखना चाहते हैं, तो जो के आएगा वही रेडियस ऑफ जनरेशन। जैसे मान लीजिए सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 2/5 ऑफ एम आर स्क्वायर, अब कोई कहता है नहीं मैं तो इसको लिखना चाहता हूं एम के स्क्वायर, व्हाट इज के, के इज रूट 2/5 आर, उसी के को वो रेडियस ऑफ जनरेशन कह रहा है, इट इज ए मैथमेटिकल टर्म, ये आ गया। चलिए ये क्या कह रहा है, yes, 4 identical discs each of mass m r and diameter a, इसका diameter a दिया हुआ, are arranged in a small plane as shown in the figure if the moment of inertia of the system about o dash is x/4 of ma square। देखिए भाई ये 4 डिस्क हैं, सबका ईच का मास m है और सबका डायमीटर a है, और इस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा, तो ठीक है, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसी के डायमीटर के अबाउट कितना होता है, mr²/4, सेंटर से जो एक्सिस पास होती है परपेंडिकुलर टू द प्लेन उसके अबाउट mr²/2, बट डायमीटर के अबाउट mr²/4, तो भाई इसका भी mr²/4, इसका भी mr²/4, तो ये हो गया 2/4, इट इज 2/4 ऑफ, इट इज 2/4 ऑफ mr², भाई इसका भी mr²/4, इसका भी, अब बड़ी बात इसकी, तो इसका तो mr²/4 होता है, यहां पे शिफ्ट करोगे इट इज 5/4 mr², डबल कर दो क्योंकि इसका भी, इट इज 5/2 ऑफ mr², 5/2 ऑफ mr², तो ये कितना हो जाएगा, इट इज 1/2 प्लस 5/2, इट इज 1/2 प्लस 5/2 3 mr², लेकिन r, तो ये 3 mr² आ गया mr², लेकिन r की वैल्यू इन्होंने दिया a/2 का स्क्वायर, इट इज 3/4 ऑफ x इज व्हाट, x पूछ रहा है, x इज 3, इस तरह से आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड किया। चलिए आगे, अब ये टॉर्क के कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, टॉर्क देखते हैं। टॉर्क देखिए क्या होता है, इफ फोर्स दिस एक्ट्स ऑन ए पार्टिकल हैविंग पोजीशन वेक्टर दिस मच, तो ये साफ साफ आपको r दे रहा है और ये साफ साफ f दे रहा है, r क्रॉस f कर लीजिए आराम से, r क्रॉस f, टॉर्क इज योर r क्रॉस f, आराम से टॉर्क इज r क्रॉस f करिए, और थोड़ी अगर हेल्प लेनी है तो इस मेथड की हेल्प ले लीजिए, ये i कैप, ये j कैप और ये k कैप। अब क्या करिए, i वाले, i के साथ क्या है 2, तो यहां पे लिखिए 2, j के साथ क्या है 1, k के साथ क्या है 2, ये लिखिए, फिर f वाले लिखिए, r क्रॉस f करना था, इट इज 3, 4 एंड -2। अब आप सॉल्व कर लीजिए, यू विल गेट, तो ये कितना आ जाएगा, i कैप -2 -8, इट इज -10 i कैप, तो -10 i कैप में एक ही ऑप्शन है, तो वाई वी शुड वेस्ट आवर टाइम, हमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, तो सिंपली यही आपका आंसर हो गया, तो हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, इट इज -10 i कैप, और भी आएगा, j में देख लो -j आ जाएगा, इट इज -4 एंड -6,
इट इज -10 प्लस के कैप में आ जाएगा, इट इज 8 - 3, दिस इज 5, अल्टीमेटली हो गया -10 I कैप प्लस 10 J कैप प्लस 5 के कैप। तो यही आपका आंसर है, तो ये आपने फाइंड कर लिया। चलिए आगे चलते हैं। यस, यहां पे देखिए ये क्या कह रहा है, ये स्क्वायर लैमिना ओ ए बी सी ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर इज पाइवोटेड एट ओ। स्क्वायर लैमिना है, ठीक है, तो कोई प्लेट टाइप की बॉडी है, ठीक है, ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर, स्क्वायर है, हर साइड 10 सेंटीमीटर, इज पाइवोटेड एट ओ। इस पॉइंट पे पाइवोटेड फिक्स है, ठीक है। फोर्स लैमिना एज शोन इन द फिगर, इफ लैमिना रिमेन्स स्टेशनरी देन द मैग्नीट्यूड ऑफ एफ। देखिए, जब कोई चीज पाइवोटेड होती है तो जरूरत पड़ेगा तो पाइवोटेड पॉइंट फोर्स अप्लाई कर देगा, इसलिए बॉडी पे नेट फोर्स जीरो कंसीडर करना तो यूजलेस है। क्यों? पाइवोटेड पॉइंट जितना जरूरत होगी जीरो फोर्स करने के लिए उतना वो लगा देगा, इसलिए तो वो कोई फायदा नहीं है। अब यहां पे टॉर्क के बारे में देखते हैं। तो टॉर्क देख, तो ओ पॉइंट के अबाउट टॉर्क, ओ पॉइंट के अबाउट टॉर्क देखते हैं। तो ठीक है, हम देख रहे हैं ये 10 न्यूटन का फोर्स इधर है और ये 10 न्यूटन, इन दोनों फोर्सेस की लाइन ऑफ एक्शन सेम है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम है, इसका टॉर्क इधर और इसका टॉर्क इधर, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। अच्छा, इस फोर्स का कोई टॉर्क नहीं होगा, क्यों? क्योंकि इसकी लाइन ऑफ एक्शन यहीं से पास हो रही, इस फोर्स का भी कोई टॉर्क नहीं होगा। अब बचा क्या? ये 10 न्यूटन इधर है, ये 10 न्यूटन इधर, अगर ये 10 न्यूटन इधर हो तो इस फोर्स का टॉर्क इधर होगा, इस फोर्स का टॉर्क F मस्ट बी व्हाट 10 न्यूटन। अगर टॉर्क को जीरो करना है तो F इज व्हाट 10 न्यूटन। भाई देखो, इस फोर्स का कोई टॉर्क नहीं, इस फोर्स का, क्योंकि इसकी लाइन ऑफ एक्शन भी यहीं से पास हो रही है, इसकी भी यहां से। अब बात रही इस फोर्स का और इस फोर्स का, दोनों का टॉर्क, इसका इधर और इसका इधर, दोनों कैंसिल आउट। इस फोर्स का टॉर्क इस पॉइंट के अबाउट इधर, इस फोर्स का टॉर्क इस फोर्स का इधर, तो F मस्ट बी 10 न्यूटन। चलिए आगे। टॉर्क ऑफ द फोर्स अबाउट द ओरिजिन एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल हुज पोजीशन में R क्रॉस F करना है, आप R क्रॉस F कर लेंगे। चलिए आगे ये पॉइंट, यस, ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है। At a variable distance x from A as shown, to make the rod horizontal, a mass m is suspended from its end A. A set of mx values is recorded, the appropriate variable that give a straight line. Okay, कुल मिला के ठीक है भाई, यहां पे एक रॉड है, रॉड का मास गिवन नहीं है और इसकी लेंथ गिवन है, लेंथ भी गिवन नहीं है, ठीक है। ये कह रहा है बस ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन और ये इक्विलिब्रियम में, ठीक है, तो टॉर्क इज जीरो। जब बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो टॉर्क हर पॉइंट के अबाउट जीरो, चाहे सेंटर ऑफ मास के अबाउट ले लो या किसी भी पॉइंट के अबाउट, सबके अबाउट टॉर्क जीरो, ठीक है। तो देखो भाई, ऐसा है, पहली बात, इस पार्ट का मास, इस पार्ट का मास होगा, अगर हम इस पार्ट का मास L लेंथ का मास m ले लें, x लेंथ का मास कितना होगा m/l इंटू x, इसका मास हो जाएगा m/l इंटू x इंटू g, ये वेट ऐड करेगा एट ए डिस्टेंस x/2। ओके, इस पार्ट का मास जो होगा वो उसके सेंटर से ऐड करेगा, इट इज m/l इंटू l माइनस x इंटू g, और ये डिस्टेंस होगी l माइनस x अपॉन 2, ठीक है। अब सारे फोर्सेस का टॉर्क इस पॉइंट के अबाउट ले लो, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो कितना हो जाएगा, यहां से हो जाएगा, इट इज, यहां पे भी इसको भी mg ले लो, तो चाहे तो g सब छोड़ दो, m इंटू वॉट, m इंटू दिस डिस्टेंस x प्लस ये m/l इंटू x इंटू x/2, m/l इंटू एक्स स्क्वेयर बाई 2, ये हो गया। जी का टर्म छोड़ दे रहे हैं क्योंकि जी हर दोनों साइड आएगा, दिस, और इसका टॉर्क कितना हो गया m/l इंटू l माइनस एक्स का स्क्वायर
बाई टू। क्यों? ये वेट को L माइनस एक्स बाई टू से मल्टीप्लाई किया, यहां पे m बाई एल इंटू एक्स इंटू जी को x बाई टू से मल्टीप्लाई किया। अब इसको अरेंज कर लो भाई, जहां से कितना हो जाएगा, इट इज mx इज इक्वल टू m बाई टू एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा एल इंटू एल माइनस टू एक्स, ये हो गया। तो अल्टीमेटली ये हो गया m बाई टू इंटू एल माइनस टू एक्स, ये क्वेश्चन हो गया। अब लेकिन क्वेश्चन में आपको बताना क्या है, इस बात पे आप फोकस करना पड़ेगा। फोकस कह रहा है x और m में रिलेशन चाहिए, the appropriate variable that give a straight line, that give a straight line, the appropriate variable that give a straight line between, इनके बीच में, मतलब जैसे y है और इसको ये x की जगह ले लो, तो y और x के बीच में स्ट्रेट लाइन आना चाहिए, ये कुछ कह रहा है ये। मतलब इसको अगर हम y मान लें और इसको x मान लें तो इसके बीच में स्ट्रेट लाइन आना चाहिए, ये ऐसा कुछ कह रहा है। ठीक है, यहां से पहले हम x के टर्म इकट्ठे करें और m के टर्म एक साइड करें, क्योंकि इधर एक साइड स्मॉल m का टर्म होना चाहिए और एक साइड x का टर्म होना चाहिए। तो यहां से x के टर्म इकट्ठे करोगे तो यहां से स्मॉल m प्लस कैपिटल M इंटू एक्स, ये हो गया, दिस इज m बाई एम एल बाई टू, ये आ गया। ठीक है भाई, ये हो गया। अब यहां से अगर हम ये कर दें, यहां से अगर हम ये कर दें स्मॉल m प्लस कैपिटल M इंटू टू बाई एम, टू बाई कैपिटल M, ये हो जाएगा इट इज L बाई एक्स, जी हो जाएगा। ठीक है, इससे ये आ जाएगा टू टाइम्स स्मॉल m बाई कैपिटल M प्लस वन, दिस इज L बाई एक्स, तो स्मॉल m अपॉन कैपिटल M प्लस वन हो जाएगा L बाई टू एक्स, तो स्मॉल m इज इक्वल टू L बाई टू एक्स, L बाई टू एक्स माइनस वन इंटू इंटू कैपिटल M। तो अगर आप देखो इसको, अगर हम स्मॉल m को y की तरह ट्रीट कर ले, स्मॉल m को y की तरह ट्रीट कर ले और वन बाई एक्स को कैपिटल X की तरह ट्रीट कर ले, तो L बाई टू तो C1 होगा, इट इज C1 कैपिटल X, और ये कैपिटल ML बाई टू को हमने C1 लिख दिया, तो ये प्लस C2 आ जाएगा। तो ये आपका रिलेशन हो गया ये स्ट्रेट लाइन का। ये पूछ रहा है किसके बीच में, किसके बीच में ग्राफ ड्रॉ करें सच दैट वो स्ट्रेट लाइन है। तो स्ट्रेट लाइन स्मॉल m y एक्सिस पे और 1 बाई एक्स मस्ट बी ऑन x एक्सिस, तो स्मॉल m और 1 बाई एक्स के बीच में ग्राफ ड्रॉ करिए। तो दिस वाज वेरी गुड क्वेश्चन। ये थोड़ा सा अगर देखा जाए तो जेईई एडवांस ओरिएंटेशन का क्वेश्चन है, लेकिन 2018-19 में कुछ अच्छे भी क्वेश्चंस आते थे, तो ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है ये। कुल मिला के आपने नेट टॉर्क बैलेंस देखिए, इसके सेंटर से इसका वेट ले लिया, mg तो यहां है ही है, इसके सेंटर से इसका वेट ले लिया। अब बस टॉर्क बैलेंस किया, टॉर्क के बाद भी इक्वेशन ये बन गई। अब यहां पे होता है स्मॉल m का टर्म एक तरफ करो, x का टर्म एक तरफ करो, फिर रिलेशन हो। और कह रहा था स्मॉल m कुल मिला के वेरिएबल सर्च करो सच दैट ग्राफ स्ट्रेट लाइन आए, और ये नहीं कह रहा था m और x के बीच, ऐसा कुछ नहीं है। आपको यही तो फाइंड करना था कौन सा वेरिएबल होगा, m और 1 बाई एक्स स्क्वायर होगा या m और x स्क्वायर होगा या m x होगा या m और 1 बाई एक्स। आंसर इज m एंड 1 बाई एक्स। ये जेईई एडवांस 2016 का बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और इस तरह के क्वेश्चंस का स्कोप हमेशा रहता है, क्योंकि जेईई मेन हमेशा यही देखता है कि मेनली हमें क्वेश्चन मिल जाए जो ऑथेंटिक हो, जिनका आंसर एकदम परफेक्ट हो, और उनको वो दे देते हैं। कोई यूनिक प्रॉब्लम है तो ये चांसेस बनते हैं इस टाइप के क्वेश्चन आने के।
ये क्या कह रहा है? ए यूनिफॉर्म वुडन स्टिक ऑफ मास 1.6 kg, मास दिया है, लेंथ L, रेस्ट इन एन इंक्लाइंड manner on a smooth vertical wall of height small h less than L, such that a small portion of the stick extends beyond the wall. The reaction force of the wall on the stick is perpendicular to the stick. The stick makes an angle of 30 degree with the wall and the bottom of the stick is on rough floor. Very good. The reaction of the wall on the stick is equal in magnitude to the reaction of the floor. Very good. ये लाइन इंपॉर्टेंट है. द रिएक्शन ऑफ द वॉल ऑन द स्टिक इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड टू द रिएक्शन ऑफ द फ्लोर. और ये देखिए वॉल स्मूथ है, ये भी देखिए ग्राउंड रफ है बट वॉल स्मूथ है. ठीक है, तो ये देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है. फिर H/L की वैल्यू पूछ रहा है और फ्रिक्शन की वैल्यूज पूछ रहा है. ओके ठीक है, सॉल्व करते हैं. यस, देखिए क्वेश्चन ये है, ये एक रॉड है, ये दिस हाइट इज H, दिस इज L. इसके सेंटर ऑफ मास से वेट एक्ट कर रहा है और क्वेश्चन में एंगल देखते हैं. कौन सा एंगल दिया हुआ है? द स्टिक मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द वॉल. वॉल्स के साथ 30 डिग्री बना रहा है, तो वॉल के साथ 30 डिग्री मींस ये एंगल 30 डिग्री है. अच्छा, ये स्मूथ है तो यहां नॉर्मल एक्शन ऐसे होगा. दिस इज नॉर्मल एक्शन. ग्राउंड के साथ नॉर्मल एक्शन होगा N2 और ये फ्रिक्शन होगा क्योंकि ग्राउंड रफ है. और क्वेश्चन में गिवन है N1 इज इक्वल टू N2. ये क्वेश्चन में दिया हुआ है. N1 इज N2 गिवन है. अब आप SIS पे नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स 0, नेट वर्टिकल फोर्स 0 एंड टॉर्क 0. देखो भाई ये कॉन्सेप्ट ही पे क्वेश्चन बनाते हैं. नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स 0, नेट वर्टिकल फोर्स 0 एंड टॉर्क 0. ठीक, तो देखो भाई अगर ये 30 डिग्री है, ये 60 होगा, दिस इज 30. N1 का एक कंपोनेंट N1/2 ऊपर होगा और N2 भी ऊपर है एंड दिस मस्ट बी mg. और हमने लिखा है N1 इज N2. N2 की वैल्यू अगर N1 लिख दें तो 3/2 N1. दिस इज mg. 3/2 N1, दिस इज mg. ठीक है, N1 की वैल्यू कितनी हो गई? इट इज 2/3 mg. ठीक है, तो यही N2 की वैल्यू भी हो गई 2/3 mg. एक बात और, N1 का sin 30, सॉरी N1 का cos 30, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट cos 30, दैट मस्ट बी इक्वल टू फ्रिक्शन. दैट मस्ट बी इक्वल टू फ्रिक्शन. तो फ्रिक्शन की वैल्यू हो गई, इट इज 2/3 mg इंटू √3/2. तो ये हो जाएगा 1/√3 ऑफ mg. mg हो गया 16/√3. तो ये फ्रिक्शन हो गया 16/√3 न्यूटन. ये 16/√3 आ गया, फ्रिक्शन आ गया. अब देखो रही बात टॉर्क की, सबसे अप्रोप्रिएट पॉइंट ये है, ये सबसे अप्रोप्रिएट पॉइंट है. इसके अबाउट टॉर्क ले लो तो N2 और F से आप बच जाओगे. mg इंटू L बाई, इट इज, ये 60 डिग्री है, L/2 cos 60, तो इट इज L/4. mg इंटू L/4 टॉर्क. mg इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, mg इंटू जिस इस फोर्स का टॉर्क होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. mg इंटू L/4. N1 का टॉर्क N1 इंटू ये डिस्टेंस, क्योंकि ये और ये परपेंडिकुलर ही है, इट इज h/cos 30 √3/2. N1 की वैल्यू आप आराम से 2/3 mg रख दो. 2/3 mg इंटू 2h/√3. अब देखिए आपको क्या पूछ रहा है. अगर h/L पूछ रहा है, व्हाट इज h/L?
h/l देखिए कितना आ जाएगा भाई, ये तो नीचे 16 हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 3√3 अपॉन h/l, दिस विल बी 3√3 अपॉन 16। ये h/l आ गया और ये फ्रिक्शन आ गया। चेक करते हैं, 16/√3 एंड इट इज योर h/l 3√3/16। तो 3√3/16, यस यस, h/l इज 3√3/16, दो में है। फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी आई थी? फ्रिक्शन की वैल्यू हम देख सकते हैं, फ्रिक्शन कितना आया था भाई? फ्रिक्शन आया था 16/√3। तो फ्रिक्शन 16/√3, इट इज योर 16 अपॉन √3, दिस इज 16/√3 एंड h/l इज 3√3/16। ऑप्शन हो गया डी, रेड कलर से मार्क करना पड़ेगा, व्हाइट से दिखता ही नहीं इसमें। तो इट इज, तो ये है आपका, इस तरह से आपने फाइंड कर लिया h/l। h/l भी आ गया, फ्रिक्शन भी आ गया। तो इसको फिर से देख लो, हमने किया क्या? वर्टिकल फोर्सेस बैलेंस किए, वर्टिकल फोर्सेस बैलेंस किए, हॉरिजॉन्टल फोर्सेस को बैलेंस किया, दिस इज हॉरिजॉन्टल फोर्सेस बैलेंस हो गए, सॉरी इस केस ये हॉरिजॉन्टल फोर्सेस बैलेंस्ड है ये। फिर टॉर्क इस पॉइंट के अबाउट जीरो कर दिया। 3 पॉइंट्स हमने अप्लाई किए। जेईई एडवांस 2016 का पेपर, वन ऑफ द टफेस्ट पेपर इन एंटायर हिस्ट्री ऑफ फिजिक्स। पूरे आईटी की हिस्ट्री में, फिजिक्स के लिए आईटी की हिस्ट्री में सबसे पेपर टफ था 2016 का। तो उसमें से ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट, ये टॉर्क इज, टॉर्क क्या होता है भाई? टॉर्क क्या होता है? इट इज आर क्रॉस एफ। आर क्रॉस एफ सही है, ये टॉर्क सही है। फिर टॉर्क इज आई अल्फा, ये भी सही है। टॉर्क dl/dt भी होता है, एंगुलर मोमेंटम होता है। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है बताओ? एंगुलर मोमेंटम होता है r क्रॉस mv, और टॉर्क की वैल्यू dl/dt भी है, तो ये भी सही है। फिर r क्रॉस dp/dt, यस, dp/dt r, ये फोर्स ही हो गया, तो r क्रॉस f, ये भी सही है। ये केवल गलत है, तो चारों ऑप्शन इसमें सही है। विच ऑप्शन इज बी, सी, डी एंड ई? ये किस उसमें आया था? ये आपका आया था 4 अप्रैल। तो ये बी, सी, डी एंड ई ओनली, तो ये आपका ऑप्शन हो गया बी, सी एंड डी, बी, सी, डी एंड ई ओनली। तो ये आपका 25 में ही पूछा गया था। आगे चलते हैं। यस, a uniform circular disk of radius r and mass m is rotating about an axis perpendicular to its plane and passing through its center. Small circular part of radius r by t. As shown in the figure, find the moment of inertia of the remaining part of the original disk about the axis given, axis as given above. किस axis के about ये देख लीजिए। Mass m is rotating about an axis perpendicular to its plane and passing through its center. परपेंडिकुलर इट्स प्लेन एंड पासिंग थ्रू इट्स सेंटर, मतलब ये कुल मिला के ये नॉर्मल जो जेड एक्सेस होती है उसके अबाउट पूछ रहा है। तो ठीक है भाई, आपको इसका सिंपल ये कॉन्सेप्ट होता है कि एक ही एक्सेस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आराम से सब्ट्रैक्ट कर लो। डिफरेंट एक्सेस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐड भी नहीं कर सकते, सब्ट्रैक्ट भी नहीं कर सकते, एक ही एक्सेस के अबाउट। ये बताओ इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? mr²/2, ये हो जाएगा mr²/2, ये हो गया। इसमें सब्ट्रैक्ट करो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, लेकिन इसी एक्सिस के अबाउट, इसी एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट, ये जो इस एक्सिस के अबाउट। तो भाई इसका पहली बात मास क्या होगा? रेडियस हाफ हो गया। जब रेडियस हाफ हो गया तो मास 1/4 हो जाएगा। तो पहली बात मास हो जाएगा m/4, r हो गया r/2 का स्क्वायर बाई 2 प्लस, लेकिन इसको इसके अबाउट शिफ्ट करो तो ये हो जाएगा m/4 इंटू r/2 का स्क्वायर। अब बताओ कितना हो गया? केवल
कांस्टेंट टर्म्स लिख लो, 1/2 माइनस ये कितना हो गया 1/16, 4 इंटू 4 16 इंटू 2 32 हो गया। दिस इज योर 32। ये कैलकुलेशन मिस्टेक्स का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है, आपको कितना भी आता हो, लेकिन अगर आप फोकस नहीं हो तो एग्जाम में गलती हो जाएगी। और ये कितना है 1/16, 2/32, 3/32, 16/32 में से आपका 3/32 सब्ट्रैक्ट करिए, 16 माइनस 3, इट इज 13/32 ऑफ mr²। इस तरह आपसे वर्ड, फिर देखिए वही बात कर रहा है, इस पूरे डिस्क में से ये पोर्शन काट रहा है, इस डिस्क का मोमेंटम इनर्शिया आपको सब्ट्रैक्ट करना है, लेकिन इस एक्सेस के अबाउट, तो इसका इसके अबाउट फाइंड करना पड़ेगा। और मास देखिए, ध्यान से देखिए, रेडियस देखिए, और फिर पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाइए। ये सब चीजें आपको ध्यान से देखनी पड़ेंगी। नेक्स्ट, यस, आज बस इतना ही। तो हमने काफी मोमेंट ऑफ इनर्शिया, टॉर्क के क्वेश्चंस हमने देखे, और बस आज इतने रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं एंगुलर मोमेंटम एंड कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, और इफ इट इज टाइम परमिट्स देन थोड़ा सा आपको रोलिंग के बारे में भी डिस्कस करेंगे। मैंने प्लान किया है कि 3 पार्ट में, 3 वीडियोस में रोटेशनल डायनेमिक्स कवर किया जाए। ठीक है, ओके, थैंक यू।